Everyone. Today we are again present in front of you with a new book, and today the book which we are going to cover and the series of book which we are going to cover is Molecular Biology of the Gene, and it is an book written by Watson Baker, Bell, Jen, Levin, and Losick. And from this, we are again going to cover each line, and let's get started with this chapter with this book. The very first chapter which we will discuss is the Mendelian view of the world. So it is easy to consider human being unique among living organism. तो ये हमारे लिए बहुत easy है, मतलब हम easily ये consider कर सकते हैं कि हाँ human beings बहुत ज़्यादा क्या है unique हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में. We alone have developed complicated languages that allow meaningful and complex interplay of ideas and emotions. इंसान ही होते हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, हिंदी, कोरियन, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे मैं रीड कर पा रही हूँ इस लैंग्वेज को, इंग्लिश में लिखा है मैं उसको ट्रांसलेट कर पा रही हूँ हिंदी में. तो ये क्या है, ये एक ह्यूमन ने क्या किया, डेवलप किया है. ग्रेट सिविलाइजेशंस हैव डेवलप्ड एंड चेंज्ड आवर वर्ल्ड्स एनवायरनमेंट in ways inconceivable for any other form of life. तो ये जो सिविलाइजेशंस हैं उन्होंने डेवलप किया, हमारे वर्ल्ड को चेंज किया, फ़ोन्स को इन्वेंट किया जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिसमें मैं बना रही हूँ. सो देयर हैज़ ऑल्सो बीन अ टेंडेंसी देयरफॉर टू थिंक दैट समथिंग स्पेशल डिफरेंशिएट्स ह्यूमन फ्रॉम अदर स्पीसीज़. तो अब ये भी बहुत ऑब्वियस सी बात है और ये भी एक एक बहुत चीज़, एक सोचने की चीज़ है कि ह्यूमंस में ऐसा कुछ स्पेशल होगा जो ह्यूमंस को अलग बनाता है बाकी डिफरेंट स्पीशीज़ से. दिस बिलीफ हैज़ फाउंड एक्सप्रेशन इन द मैनी फॉर्म्स ऑफ religion through which we seek the origin and the explore reason for our existence and is so doing. तो अब हम क्या है कि हम बिलीव करते हैं, हमने ये चीज़ मानी, हमने ये जानी कि ये जो ओरिजिन है या फिर हमारा जो एक्सप्लोर कर रहे हैं हम अपनी एग्जिस्टेंस को, इन सो डूइंग कि हमने ऐसा, मतलब हम ऐसे कैसे हम हो गए डेवलप. वर्केबल रूल्स फॉर कंडक्टिंग आवर लाइव्स. लिटिल मोर देन अ सेंचुरी अगो इट सीम्स natural to think that just as every human life beings and ends at a fixed time. तो ये थोड़ा सा एक सेंचुरीज़ अगर हम पहले जाएं तो एक नेचुरल चीज़ थी कि इंसान की लाइफ जो होती है वो एक फ़िक्स इंटरवल ऑफ टाइम की होती है. द ह्यूमन स्पीशीज़ एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ मस्ट ऑल्सो हैव बीन क्रिएटेड एट अ फिक्स्ड मोमेंट. और जो ह्यूमन स्पीशीज़ हैं और अदर जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो भी एक मोमेंट में क्या हुई है, फिक्स्ड होती हैं. दिस ब्रीफ वॉज फर्स्ट सीरियसली क्वेश्चन 140 ईयर्स अगो. तो ये जो एक बिलीफ है हमने ये दिया कि ह्यूमंस इतने अलग क्यों हैं, ह्यूमंस कैसे फॉर्म हुए, क्या फॉर्म हुए, तो ये बिलीफ जो है, एक सीरियस क्वेश्चन जो था ये उठा 140 ईयर्स अगो, 140 ईयर्स पहले. When Charles Darwin and Alfred R. Valley proposed their theory of evolution based on the selection of the most fit. जब डार्विन ने और एल्फ्रेड आर वेले ने एक थ्योरी प्रपोज की इवोल्यूशन की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो फिट होता है, जो फिट इंडिविजुअल होता है, वही सेलेक्ट होता है और वही आगे को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है और उसी की प्रोजेनीस आगे जीती हैं. सो they stated that the various forms of life are not constant but continually give rise to slightly different animals and plants. तो उन्होंने ये बताया कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स होती है ना, ये कांस्टेंट नहीं होती हैं, इनमें थोड़े से चेंजेस आते हैं. सम ऑफ विच एडप्ट टू सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई मोर इफिशिएंटली. इनमें से कुछ जो होते हैं वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को एडॉप्ट कर लेते हैं और बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं. एट द टाइम ऑफ दिस थ्योरी दे डिड नॉट नो द ओरिजिन ऑफ कंटिन्यूस वेरिएशंस. उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये थ्योरी उन्होंने प्रपोज की, उस टाइम पे इनको पता नहीं था कि ये जो ओरिजिन है, ये कंटिन्यूस वेरिएशन, इसका क्या रीज़न क्या है. बट दे डिड करेक्टली realize that these new characters must persist in the progeny.
बट उन्होंने ये बहुत एक्यूरेटली ये चीज़ को पहचान लिया था कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये प्रोजेनी में परसिस्ट करते होंगे, और अगर इनमें वेरिएशंस हुए तो ये क्या है, एक बेसिस है इवोल्यूशन का. At first, there was a great furor against Darwin, most of it coming from people who did not like to believe that human and the rather obscene looking apes could have a common ancestor, even if these ancestors have lived 10 million years ago. तो पहले पहले क्या हुआ, डार्विन की जो थ्योरी थी उसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया. उसके पीछे का रीज़न ये था कि मतलब ह्यूमंस वर लाइक कि हम कैसे एप्स के साथ हम कैसे एप्स के साथ अपने एंसेस्टर्स शेयर कर सकते हैं, भले ही वो 10 मिलियन ईयर्स अगो हमने शेयर किया हो, बट हम कैसे कर सकते हैं. सो देयर आर ऑल्सो इनिशियल अपोजिशंस फ्रॉम मैनी बायोलॉजिस्ट. तो पहले पहले क्या हुआ, बहुत सारे अपोजिशंस हुए, जो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट से हुए जिन्होंने ये जो डार्विन की ये जो कन्विंसिंग जो एविडेंट थ्योरी थी इसको फेल कर दिया. अमंग दीज वाज द फेमस नेचुरलिस्ट. इनमें से एक बहुत फेमस नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था जीन एल एगेसिस, then at Harvard, who spent many years writing against Darwin and Darwin's champion, Thomas H. Huxley, the most successful of the popularized of evolutions. तो इनमें से एक जो थे फेमस नेचुरलिस्ट जिनका नाम जीन था, उन्होंने भी बहुत बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक डार्विन के अगेंस्ट लिखा कि मतलब उनकी थ्योरी के अगेंस्ट लिखा. उसके बाद बट बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, अब 19th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ, द साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट वाज ऑलमोस्ट कंप्लीट. ये जो साइंटिफिक जो आर्ग्यूमेंट था ये कंप्लीट हो गया. बोथ द करेंट जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड देयर सेलेक्टिव अकरेंस इन द फॉसिल्स रिकॉर्ड ऑफ द जियोलॉजिकल पास्ट वर explicable only by postulating the continuous evolution groups of organisms and had descent from a common ancestors. तो ये 19th सेंचुरी के एंड में ये आर्ग्यूमेंट ख़त्म हुआ जब हमको जो जियोलॉजिकल हमें एविडेंस मिले, हमें फॉसिल्स फ्यूल के एविडेंस मिले, और जब उनकी स्टडी हुई तो हमें ये पता चला कि हमारे कॉमन एंसेस्टर्स हैं और वो इवॉल्व होके ऐसे बने हैं. सो टुडे इवोल्यूशन इज़ एन एक्सेप्टेड फैक्ट. तो आज की डेट में क्या है, इवोल्यूशन एक एक्सेप्टेड फैक्ट है, हर कोई इसको मानता है. फॉर एवरी वन एक्सेप्ट अ फंडामेंटलिस्ट माइनॉरिटीज़, मतलब मोस्टली लोग इस बात को मानते हैं कि हाँ हमारा ओरिजिन इवोल्यूशन से हुआ है. कुछ लोग नहीं मानते हैं, whose obsessions are based not on reasoning but on doctrine adhering to religious principles. ऑब्वियसली वो लोग नहीं मानते इवोल्यूशन को, जो कि जिनको ऑब्जेशन है कि वो इस रीजनिंग को नहीं देख रहे हैं, बट वो एक डॉक्टराइन को देख रहे हैं, कि मतलब ऐसे प्रिंसिपल्स को देख रहे हैं, रिलीजियस प्रिंसिपल्स को देख रहे हैं. सो एन इमीडिएट कंसिक्वेंस ऑफ डार्विन्स थ्योरी इज द रियलाइजेशन दैट लाइफ फर्स्ट exist on earth more than 4 billion years ago is in a simple form. तो अब हमें इमीडिएटली ये पता चलता है कि जो डार्विन की थ्योरी है उसमें ये है कि जो हमारी अर्थ है वो 4 मिलियन ईयर्स अगो मतलब से भी पहले से है. पॉसिबली ये जो है ये रिजेंबल करती थी बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरियाज की तरीके से जो सिंपलेस्ट वेराइटीज़ होती हैं लाइफ की वो होती थी. The existence of such small bacteria tells us that the essence of living state is found in very small organism. तो अब हमें इन छोटे छोटे बैक्टीरियाज को देख के हमें ये पता चलता है कि जो लाइफ थी वो पहले इतने छोटे ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई है. इवोल्यूशन थ्योरी फर्दर सजेस्ट दैट द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ अप्लाई टू ऑल लिविंग फॉर्म्स. तो ये जो इवोल्यूशन की थ्योरी है ये हमें ये भी बताती है कि ये जो बेसिस होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं इवोल्यूशन के, ये हर एक लाइफ फॉर्म में अप्लाई होते हैं. Now, the next topic which we have is Mendel's discoveries. George Mendel's experiment traced the result of breeding experiment, that is genetic crosses, between strains of peas differing in well-defined characteristics like seed shape,
seed color, pod shape, stem length. His concentration on well defined differences was of great importance. Many breeders have previously tried to follow the inheritance of more gross quality like body weight and were unable to discover any simple rules about their transmission from parents to offspring. तो अब ये जो जॉर्ज मेंडल थे इनके जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे, जो कि ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे, जिनमें इन्होंने क्रॉसिंग जेनेटिक क्रॉस करवाया था पीस के ऊपर, और जो कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे वो लिए थे सीड शेप, सीड का कलर, पॉड का शेप, उसकी स्टेम की लेंथ, ये सब ली थी। इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया था, ब्रीडिंग करवाई थी, उन्होंने बॉडी वेट के हिसाब से करवाई थी, बट वो इस बात पे दे वर नॉट एबल कि ये कैसे जो ट्रांसमिशन का रूल है ये हो रहा है। बट ये चीज़ किन्होंने की थी, मेंडल ने की थी। तो पहला जो है इनका क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। तो पहला लॉ यही दिया था। देन आफ्टर ascertaining that each type of parent is breed true, मतलब पहले उन्होंने क्या किया, पहला पॉइंट यही है कि उन्होंने ये चेक किया और ये ब्रीड किया कि ये जो पेरेंटल का स्ट्रेन है ये क्या है, ब्रीडिंग के लिए ये ट्रू है। दैट इज़ प्रोड्यूस प्रोजेनी विथ पर्टिकुलर क्वालिटी आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि वो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है। जो पेरेंट है वही क्या है, जो प्रोजेनी है उसमें भी सेम कैरेक्टर्स आ रहे हैं। मेंडल परफॉर्म्ड अ नंबर ऑफ क्रॉसेस बिटवीन पेरेंट डिफरेंट इन सिंगल कैरेक्टर। उसके बाद मेंडल ने बहुत सारे क्रॉसेस करवाए दो पेरेंट्स के बीच में, जिनके क्या है, सिंगल जो पीस की जो वैराइटीज़ हैं उनके बीच में, जिनके जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे सिंगल कैरेक्टर है, जैसे या तो सीड का शेप हो गया, फिर सीड का कलर हो गया, इस तरीके से डिफरेंट क्रॉस करवाए। तो पहले हम ये बॉक्स पढ़ लेते हैं। Mendel's law. The most striking attribute of a living cell is its ability to transmit hereditary properties from one generation to other. तो जो मोस्ट स्ट्राइकिंग एट्रीब्यूट है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ये जो एबिलिटी है वो यही होती है कि वो क्या करते हैं, वो उनकी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होती है कि वो एक सेल से दूसरे सेल में क्या करें, उसको ट्रांसमिट करें। द एक्जिस्टेंस ऑफ हेरिडिटी मस्ट हैव बीन नोटिस्ड बाय अर्ली ह्यूमंस। जो ये हेरिडिटी है, जैसे कि हेयर कलर हो गया या फिर आइज़ का कलर हो गया, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो रही है, तो ये हर किसी इंसान ने विटनेस किया था पहले भी। इट्स फिजिकल बेसिस हाउएवर वाज नॉट अंडरस्टूड अंटिल द फर्स्ट ईयर ऑफ द 20th सेंचुरी। लेकिन इसके फिजिकल बेसिस हमें नहीं पता थे कि ऐसा क्यों हो रहा है 20th सेंचुरी तक। ड्यूरिंग अ रिमार्केबल पीरियड ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटी द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी वाज एस्टैब्लिश। उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी जो थी हेरिडिटी की वो स्टैब्लिश हुई। हेरिडिटी ट्रांसमिट्स थ्रू द स्पर्म एग बिकम नोन बाय 1860। तो 1860 में और 1868 में जो अर्नस्ट हेकल थे उन्होंने ये बताया, nothing that sperm consists largely of nucleic material, postulate that the nucleus is responsible for heredity. So almost 20 years passed before the chromosome were singled out as the active factor. इसके बाद 20 साल के बाद ये पता चला कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस चीज़ का एक्टिव फैक्टर होते हैं, कि जो ये वेरिएशंस हो रही हैं ये ट्रांसमिट हो रही हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। और इनमें ये जो डिटेल्स थी माइटोसिस की, मियोसिस की, फर्टिलाइजेशन की, ये सब हमें पता चली। व्हेन दिस वाज अकम्प्लिश्ड इज इट वुड बी सीन दैट अनलाइक अदर सेलुलर कंस्ट्रेंट द क्रोमोसोम आर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन डॉटर सेल्स। और इसके बाद हमें मतलब जो सेलुलर कंस्ट्रेंट था वो नहीं, बट हमें ये भी पता चला कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वली डॉटर्स में डिवाइड हो रहे हैं। Moreover, the complicated chromosomal changes that reduce the sperm and egg chromosome number to haploid number during meiosis. तो ये जो जर्म सेल्स होती हैं इनमें मियोसिस से हाफ क्रोमोसोम्स जाते हैं, बिकॉज अंडरस्टैंडेबल एज नेसेसरी फॉर कीपिंग द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट। और ये इसीलिए होता है क्योंकि हमें क्या करना है, क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रखना है जो कि 23 है। सो दिस फैक्ट हाउएवर मेरीली सजेस्टेड दैट क्रोमोसोम कैरी हेरिडिटी।
तो फिर हमें पता चला कि जो क्रोमोसोम्स था ये हेरिडिटी फैक्टर के लिए डिपेंडेंट है। उसके बाद पर ये हमें एक गेस था, मतलब हमें पूरा अच्छे से पता नहीं था। उसके बाद प्रूफ हुए जिसमें जो बेसिस थे हेरिडिटी के वो निकाले। और ये जो एक्सपेरिमेंट जॉर्ज मेंडल ने 1865 पे किए थे, जिनको उन्होंने एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिड्स किया था, जो कि नेचुरल साइंस सोसाइटी था, तो प्रेजेंट किया। तो मेंडल ने डिस्क्राइब किए थे डिटेल की पैटर्न कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं पी से। सो हिज कंक्लूजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी देयर रेलिवेंस टू कंट्रोवर्शियल थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो ये जो इनके कंक्लूजन थे कंट्रोवर्शियल थे इवोल्यूशन से, जो इवोल्यूशन की थ्योरीज उस टाइम पे प्रेजेंट थी। द क्लाइमेट ऑफ साइंटिफिक ऑप्शन हाउएवर वाज नॉट फ्लेवर्ड एंड दीज आइडियाज़ वर कम्प्लीटली इग्नोर्ड। तो क्योंकि उस टाइम पे इनके आइडियाज़ को बिल्कुल कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। और ये जो मेंडल थे जो इनके जो बायोलॉजिस्ट थे उस टाइम के, उन्होंने इनके एफर्ट्स को क्या किया, वो कर दिया। उसके बाद 16 साल के बाद, उनकी डेथ के 16 साल के बाद, तो जो 3 प्लांट ब्रीडर्स थे, दैट इज़ हुगो डिवरीज, कार्ल कॉलिंस और इनरिच ने फिर से इनके जो एक्सपेरिमेंट थे उनको उनका जो कंक्लूजन था वो निकाला और इनका जो मेंडल का वर्क था उसको शो किया। सो ऑल द प्रोजेनीज, जितने भी प्रोजेनीज हैं F1 जनरेशन की, हैड अपीयरेंस ऑफ वन पेरेंट ओनली। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो पेरेंट है इसकी क्या हो रही है, एक मतलब आइदर ऑफ द पेरेंट की प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एक क्रॉस दिया हुआ है यहाँ पे डायग्राम का, जो हम अभी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस बिटवीन पीस हैविंग येलो सीड्स एंड peas having green seeds, all the progenies had yellow seeds. The trait that appear in the F1 progeny is called dominant, whereas the trait that does not appear in F1 is called recessive. तो ये जो F1 जनरेशन है उसकी प्रोजेनीज जो हैं वो डोमिनेंट होती हैं, और जो रिसेसिव होती हैं F1 जनरेशन की वो उस जनरेशन में शो नहीं होती। तो सिर्फ डोमिनेंट वाली जो है वो F1 प्रोजेनी में शो होती हैं। द मीनिंग ऑफ दीज results become clear when Mendel set up genetic crosses between F1 progeny। और ये जो मीनिंग है इसके हमें तब पता चले जब मेंडल ने क्या किया, जो जेनेटिक क्रॉस थे F1 प्रोजेनी के वो निकाले। दीज क्रॉसेस गेव द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट दैट द रिसेसिव ट्रेट रीअपेयर इन अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ द F2 प्रोजेनी। तो ये जो रिसेसिव ट्रेट थे वो क्या हुए, रीअपेयर हुए 25%। कहाँ, F2 जनरेशन में, मतलब F1 जनरेशन में तो वो दिखे नहीं, बट F2 जनरेशन में वो क्या है 25% शो हुए, और जो डोमिनेंट ट्रेट थे वो 75% शो हुए। तो इससे हमें जब फॉर ईच ऑफ द 7 ट्रेट ही फॉलोड, इन्होंने 7 ट्रेट फॉलो किए थे जो कि F2 जनरेशन में जो डोमिनेंट थे रिसेसिव के ऊपर, वो 3:1 का रेशियो आ रहा था। व्हेन दीज एक्सपेरिमेंट वर कैरीड टू द थर्ड F3 प्रोजेनी जनरेशन, तो जब इसको थर्ड प्रोजेनी पे लेके गए तो जितने भी F2 पीस थे जिनमें रिसेसिव ट्रेट प्रेजेंट थे, उनको जब हमने रिसेसिव ब्रीडर्स के साथ जब हमने उनको जब क्रॉस करवाया, तो फिर क्या आया कि जो इनमें से जो डोमिनेंट थे वो 1/3 हो गए, मतलब कि 3:1 का रेशियो आया, जिसमें से जो 3 थे वो, मतलब जो 3 थे वो रिसेसिव थे, और 1 क्या आया उसमें डोमिनेंट। तो हमें ये दिया हुआ है क्रॉस यानी पेरेंटल जनरेशन, ट्रू ब्रीडिंग है दोनों, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो ये सब डोमिनेंट शो हो रहे हैं। तो इसके बाद जब हमने निकाला तो उसमें जो रिसेसिव वाला है वो 3:1 आ रहा है, यानी कि 1 रिसेसिव है, बाकी सारे क्या हैं, डोमिनेंट हैं। मेंडल करेक्टली इंटरप्रिटेटेड हिज रिजल्ट एज फॉलोज। तो उन्होंने अपना रिजल्ट जो था वो बताया कि जो वेरियस ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ फैक्टर्स। तो उन्होंने ये बताया कि जो हमारे वेरियस पेयर्स में होते हैं फैक्टर, ठीक है, इन्होंने फैक्टर बोला उस टाइम पे जीन्स को, जो आज की डेट में जीन्स होते हैं उनको फैक्टर बोला, और ये बोला कि ये जो फैक्टर होते हैं ये पेयर में होते हैं। वन फैक्टर डिराइव फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड द अदर फ्रॉम द फीमेल। और उन्होंने ये बताया कि जो एक फैक्टर है वो हम मेल पेरेंट से लेते हैं और दूसरा हम फीमेल पेरेंट से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्योर ब्रीडिंग स्ट्रेन्स ऑफ राउंड पीस कंटेन 2 वर्जन्स।
ऑफ द राउंड एलिल कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। उन्होंने एग्जाम्पल लिया एक राउंड पी का जो कि प्योर ब्रीडिंग है, यानी कि वो सिर्फ राउंड पीस को वो करता है। उसके बाद हमने उसको एक प्योर ब्रीडिंग रिंकल्ड स्ट्रेन के साथ लिया और उसकी एक कॉपी ली जो कि स्मॉल आर है एलिल्स की। फिर हमने क्या किया, इनका क्रॉस करवाया। तो जो रिंकल वाला था वो आर था और जो डोमिनेंट राउंडनेस वाला था वो आर था। तो जब हमने इसका क्रॉस कराया तो जो F1 जनरेशन थी उसमें कैपिटल मतलब उसमें एक हेट्रोजाइगस भी थे। जो सीड थी वो राउंड ही दिखती थी क्योंकि आर जो है वो डोमिनेंट है। We refer to the appearance of physical structure of an individual as its phenotype and to its genetic composition as its genotype। तो हम जो सीड है वो राउंड दिख रही है तो वो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, और जो ये फिजिकली अपेयर हो रहे हैं इसको हम फिनोटाइप्स कहते हैं, और जो इसकी जेनेटिक कंपोजिशंस होती हैं उनको हम जीनोटाइप्स कहते हैं। इंडिविजुअल with identical phenotypes may possess different genotype। जो different individuals होती हैं जिनकी सेम phenotype होती है वो genotype उनकी अलग अलग हो सकती है। Thus to determine the genotype of an organism, इसीलिए किसी भी organism की genotype को determine करने के लिए it is frequently necessary to perform genetic crosses for several generation। उसकी हमें जीनोटाइप फाइंड करने के लिए क्या होता है, सेवरल जनरेशन तक हमें उसमें क्रॉस करवाने पड़ते हैं। सो द टर्म होमोजाइगस रिफर टू जीन पेयर इन विच बोथ द मैटरनल एंड पैटर्नल जीन्स आर आइडेंटिकल। तो ये जो टर्म होता है होमोजाइगस में क्या होता है, जो जीन पेयर होता है मैटरनल का और पैटर्नल का वो आइडेंटिकल होता है। इन कॉन्ट्रास्ट दोज जीन पेयर्स इन विच पेरेंटल एंड मैटरनल जीन्स आर डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल RR आर कॉल्ड हेट्रोजाइगस। तो ये जो दूसरे होते हैं RR वो हेट्रोजाइगस होते हैं। वन ऑफ सेवरल लिटिल और सिम्बल्स में बी यूज टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर जीन। तो हम डिफरेंट सिम्बल्स यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर जीन को डिफाइन करने के लिए। द डोमिनेंट एलिल ऑफ द जीन में बी आइडेंटिकल बाय अ कैपिटल R, by a subscript R positive or stand alone। In our discussion here we use the first convention in which the dominant allele is represented by capital और जो recessive वाला है हम उसको small c से दिखा रहे हैं। It is important to notice that a given gamete contain only one of the two copies of the gene present in the organism। तो इसमें से हमें ये पता है कि एक पेरेंट से एक आ रहा है और दूसरे पेरेंट से दूसरा आ रहा है, एंड दैट द टू टाइप ऑफ गैमीट आर प्रोड्यूस्ड इन इक्वल नंबर्स। और ये जो इक्वल नंबर में दोनों टाइप के प्रोड्यूस हो रहे हैं, दस देयर इज़ अ 50-50 चांसेस दैट अ गिवन गैमीट फॉर्म अ F1P विल कंटेन अ पर्टिकुलर जीन। तो ये 50-50 चांसेस होते हैं कि उन दोनों में से कौन सा वाला आएगा। जैसे मेरे पास एक हेट्रोजाइगस प्रेजेंट है R और स्मॉल r, तो 50% चांसेस हैं कि ये वाला आए और 50% चांसेस हैं कि ये वाला आए। सो दिस चॉइस इज़ प्योरली रैंडम, और ये रैंडम होती है। वी डू नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड एग्जैक्ट 3:1 रेशियो। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसमें एग्जैक्ट 3:1 रेशियो आएगा। सो वी एग्जामिन अ लिमिटेड नंबर ऑफ F2 प्रोजेनीज। द रेशियो विल समटाइम बी स्लाइटली हाइयर एंड द अदर टाइम स्लाइटली लोअर। तो कुछ टाइम पे ऐसा हो सकता है कि ये रेशियो कुछ थोड़ा ज़्यादा है और समटाइम्स क्या हो सकता है ये रेशियो कम आए। बट वी लुक एट द इंक्रीजिंग लार्ज सैम्पल्स, बट हमने लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल्स लिए हैं और जो डोमिनेंट ट्रेट है और रिसिस्टिव ट्रेट है इनका वो अप्रॉक्सीमेटली 3:1 आया, जो मतलब ये 3:1 के क्लोज आया, इसीलिए हमने ये लिया है। सो द रीअपेयरेंस ऑफ द रिसेसिव कैरेक्टर इन F2 जनरेशन इंडिकेट्स द रिसेसिव एलेल्स आर नीदर मॉडिफाइड नॉर लॉस्ट इन F1 जनरेशन। तो जैसे ये F2 जनरेशन में क्या हो रहा है, रीअपेयर हो रहे हैं रिसेसिव ट्रेट। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जो F2 जो रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं वो खोते नहीं हैं, कहीं भी लॉस्ट नहीं होते और ना ही वो मॉडिफाइड होते हैं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं।
बट दैट द डोमिनेंट एंड रिसेसिव्स आर इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिटेड, क्योंकि अब जो रिसेसिव है उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो और ये इंडिपेंडेंटली क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो हम ये बताते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंस इनका है, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन है, जो कि फ्रीक्वेंटली मेंडल के फर्स्ट लॉ में हमको रेफर हुआ है। Now some alleles are neither dominant nor recessive. So in the cross reported by Mendel, जो मेंडल ने क्रॉसेस रिपोर्ट किए उनमें कुछ ऐसे भी क्रॉसेस आए जो कि ना ही डोमिनेंट थे और ना ही रिसेसिव थे। वन मेंबर ऑफ ईच जीन पेयर वाज क्लियरली डोमिनेंट टू द अदर। तो इसमें क्या होता है कि एक जो मेंबर होता है जीन पेयर का वो क्लियरली डोमिनेंट होता है। सच बिहेवियर हाउएवर इज़ नॉट यूनिवर्सल, और ये जो बिहेवियर था ये कोई यूनिवर्सल नहीं था। समटाइम्स द हेट्रोजाइगस फिनोटाइप इज इंटरमीडिएट बिटवीन द टू होमोजाइगस फिनोटाइप्स। कई बार ऐसा भी हो रहा था कि जो हेट्रोजाइगस फिनोटाइप है वो अलग ही एक इंटरमीडिएट की तरीके से दिखाई दे रहा था उन दोनों ही होमोजोगस में। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द क्रॉस बिटवीन अ प्योर ब्रीडिंग रेड स्नैपड्रैगन। तो हमने एक स्नैपड्रैगन, एक फ्लावर है जो कि रेड कलर का है, और उसकी एक प्योर ब्रीडिंग वाइट स्पीशी है जो कि वाइट कलर की है और एक रेड कलर की है। अब जब इन दोनों का क्रॉस कराया तो उसकी जो F2 जनरेशन थी उसमें जो इंटरमीडिएट फ्लावर थे वो पिंक कलर के दिखाई दे रहे थे। So if these F1 progeny are crossed among themselves, the resulting F2 progeny contain red, pink and white flowers in the proportion 1:2:1। तो अब ये जो फ्लावर है इसमें वो इस प्रपोर्शन में मिल रहे थे हमको। इसका यहाँ डायग्राम दिया है जो हम अभी देखेंगे। सो दिस इज़ पॉसिबल हेयर टू डिस्टिंग्विश हेट्रोजाइगस फ्रॉम होमोजाइगस बाय देयर फिनोटाइप। तो इस वाली कंडीशन में क्या है कि जो हेट्रोजाइगस हैं वो होमोजाइगस से क्या हो रहे थे, अलग हो रहे थे, तो हमें अलग से दिखाई दे रहे थे। सो वी ऑल्सो सी दैट मेंडल लॉ डू नॉट डिपेंड ऑन वेदर वन एलील ऑफ अ जीन पेयर इज डोमिनेंट ओवर द अदर। तो अब ये जो मेंडल का लॉ है ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि एक एलील जो है वो दूसरे एलील पे क्या है, डोमिनेंट है। तो इसका हमें जो डायग्राम दिया है वो हमें ये दिया है कि हमें एक ये रेड कलर का स्नैपड्रैगन फ्लावर लिया हमने और एक वाइट कलर का लिया। तो इन दोनों में जो हमें इंटरमीडिएट फ्लावर हैं वो कैसे हैं, पिंक कलर के हैं इंस्टीड ऑफ बीइंग रेड और बीइंग वाइट। तो रेड जो है डोमिनेंट है, डोमिनेंट इसमें अलग दिखा है, और वाइट वाला क्या है जो है वो रिसेसिव। ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बस इसमें क्या है, कोई भी डोमिनेंट नहीं है, चाहे वो रेड हो या फिर वाइट हो। रेड को कैपिटल ए से दिखाया और जो वाइट है उसको स्मॉल ए से दिखाया है। इसमें जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसमें क्या है, जो दो हेट्रोजाइगस फॉर्म बन रही हैं वो किस कलर की हैं, वो पिंक कलर की बन रही हैं। Now we have the next law, which is principle of independent assortment. So Mendel extended his breeding experiment of peas differing by more than one characteristic. अब जो मेंडल था वो इससे पहले तक क्या कर रहा था, मतलब एक एक कैरेक्टर को लेके क्या कर रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक से ज़्यादा कैरेक्टर ले लिए। एक से ज़्यादा कैरेक्टर इन द सेंस उन्होंने एक ही टाइम पे जैसे सीड का कलर भी ले लिया और क्या ले लिया, उसका वो भी ले लिया, शेप भी ले लिया। तो उन्होंने 2 स्ट्रेन्स लिए, एक प्योर लिया और उसको फिर क्या किया, उन्होंने खुद ही के साथ उसका इटसेल्फ क्या कराया, उसका क्रॉस कराया। वन ऑफ द स्ट्रेन हैड राउंड येलो सीड्स एंड द अदर हैड ट्विंकल्ड ग्रीन सीड। तो दो क्या आ गए, ट्रेट आ गए। एक तो सीड का कलर आ गया और एक सीड का शेप आ गया। सिंस राउंड एंड येलो आर डोमिनेंट ओवर व्रिंकल एंड ग्रीन, जो राउंड है, राउंड कलर के जो है वो व्रिंकल के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है, और जो येलो है वो किसके ऊपर डोमिनेंट है, ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है। द एंटायर F1 जनरेशन प्रोड्यूस्ड इज राउंड येलो सीड। तो जो F1 जनरेशन थी वो कैसी आई, वो डोमिनेंट आई, डोमिनेंट ट्रेट शो हुए। सो द F1 जनरेशन वॉज then crossed with itself to produce a number of F2 जनरेशन। अभी जो F1 जनरेशन थी इसको खुद ही के साथ क्रॉस कराया, और जो उसकी F2 जनरेशन थी जब हमने उसके सीड के अपेयरेंस को देखा तो हमें
दो जो ओरिजिनल फिनोटाइप थे हमको वो तो मिले ही मिले, उसके साथ में हमको दो रिकॉम्बिनेंट्स भी मिले। तो इन एडिशन टू द ओरिजिनल फिनोटाइप, तो जो ओरिजिनल फिनोटाइप थे जो कि राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन था, उसके बजाय उसकी जगह पे हमको क्या मिला, एक रिकॉम्बिनेंट भी मिला। और वो रिकॉम्बिनेंट कैसा था, रिंकल्ड येलो एंड राउंड ग्रीन कलर का। So again Mendel found he could interpret the result by postulate of gene। तो इसीलिए अब मेंडल को ये रिजल्ट मिला कि if he assumed that each gene pair was independently transmitted to the gamete during sex cell formation, कि ये जो जीन पेयर है अगर वो इंडिपेंडेंटली क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है गैमीट्स में। दिस इंटरप्रिटेशन इज शोन इन फिगर 1.3। और ये इंटरप्रिटेशन हमें आगे दिया हुआ जो हम देखेंगे। एनी वन गैमीट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एलील फ्रॉम ईच पेयर। तो ये जो गैमीट है उसको क्या मिल रहा है, एक तरीके का एलील मिलेगा। जैसे ये जो गैमीट है F1 जनरेशन में जो प्रोड्यूस हुए हैं उनके पास एक कंपोजिशन होगी कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y और स्मॉल R स्मॉल y की। लेकिन उनके पास ये कभी भी नहीं होगा कि स्मॉल r है या फिर कैपिटल Y है, मतलब सेग्रीगेट नहीं हो, अलग अलग। मतलब अगर राउंड कलर का है तो वो येलो भी होगा। ऐसा नहीं हो रहा है कि उसमें क्या क्या हो रहा है कि वो राउंड भी है और रेड भी है, सॉरी राउंड भी है और रिंकल भी है। तो ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। Further, this is the example of all four possible gametes are produced with equal frequency। और जितने भी गैमीट हैं वो इक्वल फ्रीक्वेंसी से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। देयर इज़ नो टेंडेंसी ऑफ जीन अराइजिंग फ्रॉम वन पेरेंट टू स्टे टुगेदर। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो पेरेंट्स से आ रहे हैं, जो जीन्स आ रहे हैं वो क्या है, वो साथ में रहें, ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं है उनमें। जिससे कि जो रिज़ल्ट था F2 जनरेशन का उसमें हमें ये दिखाई दिया कि जो 9 थे वो राउंड येलो कलर के थे, उसमें से 3 जो थे वो राउंड ग्रीन कलर के थे। 3 क्या है, व्रिंकल्ड येलो भी हैं और फिर उसमें से एक क्या है, व्रिंकल्ड ग्रीन भी है। एज डिपिक्टेड इन द पुनेट स्क्वायर, ये हमको पुनेट स्क्वायर में यहाँ पे दिख रहे हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो पुनेट स्क्वायर था एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। एंड द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट इज़ फ्रीक्वेंटली कॉल्ड मेंडल सेकेंड लॉ। तो इसको हमने मेंडल का सेकेंड लॉ कहा। इसमें हमने क्या किया, F1 जनरेशन में राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन कलर के जो थे, क्या थे, गैमीट थे, हमने उनको लिया और हमने उनकी F1 जनरेशन निकाली। तो हमें इस तरीके का क्या मिला, गैमीट मिला। और इसका रेशियो हमने अभी देख लिया है। तो इसका रेशियो क्या था, इसका रेशियो था 9:3:3:1। तो 9 क्या थे, 9 इसमें थे येलो, राउंड येलो डोमिनेंट वाले, फिर थे राउंड ग्रीन, फिर थे व्रिंकल्ड येलो और फिर थे व्रिंकल्ड ग्रीन। तो ये है। नाउ द नेक्स्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। सो अ प्रिंसिपल reason for the original failure to appreciate Mendel's discovery was the absence of firm fact about the behavior of chromosomes during meiosis and mitosis। तो एक जो रीज़न था कि जो मेंडल की जो डिस्कवरीज़ हैं उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया, उनको फेल कर दिया गया, उसके पीछे का रीज़न ये था, इसका पीछे का रीज़न ये था कि जो हमें क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स का हमें बिहेवियर नहीं पता है कि वो मियोसिस या फिर माइटोसिस में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से सेग्रीगेट कर रहे हैं, हमें ये चीज़ पता नहीं है। दिस नॉलेज वॉज अवेलेबल,
हावेवर व्हेन मेंडल्स लॉ वर कन्फर्म्ड इन 1900, अब ये वाली जो नॉलेज थी हमको तब मिली जब मेंडल के लॉ क्या थे, कन्फर्म हो गए थे, 1900 में कन्फर्म हो गए थे, एंड वाज रिसाइज्ड अपॉन इन 903 बाय अमेरिकन बायोलॉजिस्ट वॉल्टर एस शिटॉन। और ये रिसाइज्ड हुए कब, 1903 में। शिटॉन करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनको क्या किया, रिसाइज किया। इन हिज क्लासिकल पेपर द क्रोमोसोम्स इज हेरिडिटी, अब इन्होंने अपने जो क्लासिक पेपर निकाला उसमें इन्होंने ये बोला कि जो क्रोमोसोम है वो क्या है, हेरिडिटी है। शिटॉन emphasized the importance of the fact that the diploid chromosome group consists of two morphological similar sets। तो इन्होंने ये निकाला, पता लगाया कि जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें दो सेट्स होते हैं जो कि सिमिलर सेट्स होते हैं, और ये म्यूसिस के टाइम पे क्या होते हैं, जो एवरी गैमीट रिसीव्स ओनली वन क्रोमोसोम एज ईच होमोलोगस पेयर। तो जो गैमीट होता है मियोसिस में उसको मिलता है एक ही पेयर मिलता, मतलब एक मिलता है, इन दोनों होमोलोगस पेयर में से एक क्रोमोसोम मिलता है। ही देन यूज्ड this fact to explain Mendel's result by assuming that genes are part of the chromosome। तो उसके बाद उसने क्या किया, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, मेंडल के जो रिज़ल्ट था इसको एक्सप्लेन किया इस तरीके से कि जो जीन है वो क्या है, एक पार्ट है क्रोमोसोम का। ही पोस्टुलेटेड दैट द येलो एंड ग्रीन सीड genes are carried on a certain pair of chromosome and that the round and wrinkled seed gene are carried on a different pair। तो उन्होंने ये पोस्टुलेट किया कि जो येलो और ग्रीन है वो एक अलग क्रोमोसोम से क्या हो रहा है, कैरी हो रहा है, और ये जो रिंकल्ड और राउंड वाला जो सीड है ये एक डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम में क्या है, प्रेजेंट है। सो दिस हाइपोथेसिस इमीडिएटली एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड 9:3:3:1 सेग्रीगेशन रेशियो। तो इस हाइपोथेसिस ने क्या एक्सप्लेन कर दिया, ये जो हमें इस एक्सपेरिमेंट से हमें जो रिज़ल्ट मिल रहा है उस सेग्रीगेशन को इन्होंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि दोनों कैरेक्टर जो कि उस शीट का शेप है और सीड का कलर है वो दोनों क्या है, अलग अलग क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। Although Chitton's paper did not prove the chromosomal theory of heredity, तो लेकिन जो शिटॉन का पेपर था उसमें ऐसा कुछ प्रूफ नहीं था इस क्रोमोसोमल थ्योरी का, बट इट वॉज इमेंसली इम्पॉर्टेंट फॉर इट brought together for the first time the independent principle of genetics and cytology। तो ये क्या था, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि एक इंडिपेंडेंट जो डिसिप्लिन है जेनेटिक्स का जिसमें हम ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो, और जो साइटोलॉजी है यानी कि जो सेल का स्ट्रक्चर है वो दोनों क्या है, एक ही जगह पे सामने आए हैं। Now the next topic which we has is gene linkage and crossing over। So Mendel principle of independent assortment is based on the fact that gene located on different chromosome behave independently during meiosis। तो अब ये जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है, जो हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ये इस चीज़ पे बेस्ड है कि जो जीन है वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स में क्या है, लोकेटेड होते हैं, और ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट बिहेव करते हैं मियोसिस के टाइम पे। ऑफन हाउएवर टू जीन्स डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली बिकॉज दे आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। लेकिन जो जीन होते हैं वो अगर अलग अलग इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न ये होगा कि वो सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे और वो क्या होंगे, लिंक्ड होंगे। सो अब हमें एक लिंकेज एक्सपेरिमेंट जो है वो हमें दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमें, द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन इन ड्रोसोफिला का हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसमें यह है कि जीन लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स डिफरेंटली इन मेल एंड फीमेल प्रोजेनी। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम में जो जीन्स हैं वो अपने आप को मेल और फीमेल प्रोजेनी में अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं, बिकॉज इफ देयर इज़ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट
तब जब सिर्फ इसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तब रिसेसिव जीन ऑन दिस क्रोमोसोम आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड। जो रिसेसिव जीन्स है वो हमेशा एक्सप्रेस होंगे। हावेवर हेयर आर टू क्रॉसेस बोथ इन्वॉल्विंग अ रिसेसिव जीन लोकेटेड इन एक्स क्रोमोसोम एंड द मेल पेरेंट इज वाइट आइड फ्लाई। तो ये हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। Many examples of non-random assortment were found as soon as large number of mutant genes become available for breeding analysis। तो बहुत सारे क्या है रैंडम हमको असॉर्टमेंट हमें मिले इस ब्रीडिंग एनालिसिस के बाद। इन एवरी वेल स्टडीड केस द नंबर ऑफ लिंक्ड ग्रुप वाज आइडेंटिकल विथ हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। जितने भी हमने केसेस पढ़े उनमें हमने ये पढ़ा कि जो लिंक्ड ग्रुप थे वो हैप्लॉइड क्रोमोसोम में आइडेंटिकल थे। फॉर एग्जाम्पल देर आर 4 ग्रुप ऑफ लिंक्ड जीन इन ड्रोसोफिला एंड 4 मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम इन अ हैप्लॉइड सेल। इससे हमें ये पता चलता है कि जो 4 ग्रुप हैं लिंक जीन के ड्रोसोफिला में वो, और जो मॉर्फोलॉजी है 4 डिसिप्लिन्स की क्रोमोसोम में हैप्लॉइड की। तो पहले अब हम ये डायग्राम पढ़ लेते हैं। जीन्स आर लिंक्ड टू क्रोमोसोम। जीन कैसे किस तरीके से ये क्रोमोसोम में लिंक्ड हैं।